बच्चों टेस्ट कैसा गया? अच्छा था मैम। किस किसने अटेम्प्ट किया था टेस्ट? भावना ने क्यों नहीं किया? मैम किया है। सबने दिया है। कशिश टेस्ट दिया है? कशिश का हाथ है ऊपर? दिया है बेटे, दिया है। ठीक है। समीर टेस्ट दिया है? यस मैम। ठीक है, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका 60% अबव से स्कोर रहा है? सबका? वेरी गुड। सबका 60% रहा है। वेरी डन, वेरी 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 गुड, वेल डन। तो अभी सबको पता होगा ना 4 अगस्त को टेस्ट यस मैम। है ना? तो 4 अगस्त को टेस्ट का सिलेबस क्या है पता है? यस मैम। तो 4 अगस्त को तुम्हारा जो सिलेबस है वो ये है कि क्लास 11th का फ्रिक्शन तक तुम्हारा चैप्टर आएगा, सिलेबस आएगा फ्रिक्शन तक। इसमें यूनिट एंड डायमेंशन, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, एनएलएम, वर्क, पावर, एनर्जी और फ्रिक्शन। ठीक है, ये सब आएगा। और क्लास 12th का जो सिलेबस है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा और करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा, राइट? ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्ट्रेटेजी बनानी है कि भाई 4 अगस्त वाले टेस्ट को किस तरीके से टारगेट किया जाए। तो अभी तुम लोगों को 15 मिनट दिया गया है कि हर 15 मिनट में तुम लोग अपनी क्लास 11th से या कहीं से भी कोई भी तुम्हारा डाउट है, कुछ भी है, तो यू कैन आस्क। दिस इज अ काइंड ऑफ डाउट सेशन ऑफ 15 मिनट्स। तो बताओ, किसी का कोई डाउट है अगर क्लास 11th को लेके और क्लास 12th के इन चैप्टर्स को लेके, तो सो वी कैन डिस्कस दिस। अगर नहीं है तो हम क्लास 11th की डीपीपी सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग के 15 मिनट। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सुरिंदर। तो अभी देखो हम क्या करेंगे, क्लास 11th की डीपीपी शुरू करेंगे, ठीक है? मैम कौन सा चैप्टर? टेस्ट है ना 4 अगस्त को, क्लास 11th का, मैम जिसमें चैप्टर आधा कौन सा सिलेबस आ रहा स्टार्ट है। कर? चैप्टर ही नहीं पता? नहीं मैम, आज कौन सा स्टार्ट करेंगे? आज कौन सा चैप्टर करेंगे? आज हम लोग बस लास्ट हमारा ईएमआई रह रहा है, उसके बाद एसी करंट स्टार्ट कर देंगे। आज लास्ट देंगे ईएमआई। टुडे वी हैव लास्ट डे ऑफ ईएमआई। वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस, उसके बाद हम एंड कर देंगे। एक चीज देखो, मैंने तुम्हारा जहाँ पे लेक्चर नोट्स अपलोड होते हैं ना, उसी शीट में एक फिजिक्स G11 करके एक वो होगा, फोल्डर, टैब देखो। अब जहाँ पे तुम्हें नोट्स मिलते हैं वहां पे मैंने ना एक माइंड मैप करके छोटे छोटे ये डाले हैं, माइंड मैप्स। माइंड मैप पे क्लिक करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, हर चैप्टर का फास्ट रिवीजन के लिए शॉर्ट शॉर्ट नोट्स काइंड है, ठीक है? तो यहाँ से क्या रिवीजन कर लोगे, शॉर्ट नोट्स, थ्योरी। 1 घंटे में तुम्हें पूरी थ्योरी मिल जाएगी यहाँ पे। 1 घंटे में अगर टाइम लगेगा ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 10 मिनट। ठीक है, तो माइंड मैप जरूर पढ़ लेना, हर चैप्टर का तुम्हें मिल जाएगा। दिख रहा है क्या, बोलो? यस मैम। यस मैम। यस ये मैम। माइंड मैप्स, तो इन पे जरूर चले जाना। ओके मैम।
सॉरी भाई, पता ही नहीं चला, सॉरी एवरीवन, पता ही नहीं चला कब कब में क्लास लेफ्ट हो गई। लैपटॉप गर्म हो गया था। नहीं नहीं, पता नहीं क्या हो गया। अब ये देखो, स्क्रीन दिख रही है सभी को? नहीं दिख रही। No, ma'am. बस एक मिनट। नहीं दिखे थे। हाँ, तो देखो पहला सवाल देखो अपनी स्क्रीन पे, ये रहा। बीटी ग्राफ है, अब तुमसे पूछा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो बीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्टेंस। बीटी ग्राफ के एरिया से तुम क्या निकाल सकते हो? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों, राइट? अब अगर डिस्टेंस निकालना हो तो क्या यस करेंगे? मैम, हम दोनों एरियाज को ऐड कर देंगे। तो हाँ, डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे? ये जो दोनों आपका एरिया है, ट्रेपीजियम और दूसरा तुम्हारा ट्राइंगल, इन दोनों एरिया को क्या कर लोगे? डिस्टेंस के लिए ऐड कर दोगे, ट्रेपीजियम प्लस ट्राइंगल। वहीं पे अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो क्या करेंगे? जो नेगेटिव वाला एरिया है उसको माइनस कर देंगे, यानी ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम माइनस ट्राइंगल, राइट? यही करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है। तुम्हारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है किसी पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यानी एक्सटी ग्राफ तुम्हें दिया हुआ है, और तुम्हें क्या पूछा है? रेशियो ऑफ वेलोसिटी। तो मुझे बताओ, एक्सटी ग्राफ का एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? Velocity. हाँ, वेलोसिटी। एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी, यानी x/2 x/t इज इक्वल्स टू tan थीटा विच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। तो अगर तुम्हें ये एंगल्स दिए हुए हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो यानी तुम डायरेक्ट लिख सकते हो tan 30 किसके बराबर हो जाएगा? tan 30 बाई tan 60 डिग्री, ये क्या है? These are velocities, right? Velocity of A by velocity of B. तीसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक पार्टिकल की वेलोसिटी का ग्राफ दिया हुआ है टाइम के साथ। तुम्हें बताना है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 4 सेकंड। 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगी? कैसे निकालेंगे? एरिया निकाल देंगे इनका। कैसे निकालोगे एरिया? देखो, कहीं कहीं पे इसका स्लोप कांस्टेंट भी है। कहाँ कहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है? डिस्टेंस, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। कैसे निकालोगे? तो सबके लिए फिर एरिया तुम्हें कैसे निकालना पड़ेगा? अलग अलग एरिया। तो कितने एरिया बने देखो, यहाँ तक पहले वेलोसिटी का एक एरिया बना, फिर ये दूसरा तुम्हारा एरिया बना, फिर ये तीसरा और ये फोर्थ। तो सबका एरिया अलग अलग निकाल के क्या करोगे? ऐड करोगे, ठीक है? इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा? यस मैम। डिस्टेंस। ठीक है भाई, अब आओ इस पे चौथे सवाल पे, पढ़ो इसको क्या कह रहा है। किस तरीके का मोशन है देखो। पार्ट्स क्या है? किस पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है? अगर एक्स, अच्छा मुझे बताओ, अगर एक्स टी ग्राफ है और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कैसा ग्राफ आता है? ऐसा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। बट ये जो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन तो नहीं होगा। तीसरा देखो, क्या एक्सीलरेशन कांस्टेंट है? अगर एक्स टी ग्राफ है और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो कैसा ग्राफ आता है? पैराबोला। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। कैसा ग्राफ आएगा? पैराबोलिक। पैराबोला।
तो पॉजिटिव पैराबोलिक आएगा कि या नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा। हाँ, तो कैसा ग्राफ आता है? पैराबोलिक ग्राफ। ठीक है, इस तरीके का। अब बताओ, द पार्टिकल स्टार्ट विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब क्या कह रहा है? पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के स्टार्ट, मोशन एक्सिलरेट हुआ, फाइनली द पार्टिकल मूव विद अनदर कांस्टेंट वेलोसिटी। तो तुम्हारे पास ले दे के दो ऑप्शन बचे, ए एंड डी। कौन सा हो सकता है? सी भी हो सकता है। तो कौन सा सही लग रहा है? डी ऑप्शन। डी? यस मैम। डी? डी कैसे हो सकता है? ए देखो, पार्टिकल किसी वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ बट द मोशन इज रिटार्डेड, ठीक है, एंड फाइनली द पार्टिकल स्टॉप। तो क्या बोल रहा है? लास्ट में पार्टिकल क्या हो गया? स्टॉप हो गया। कहीं पे इसकी मोशन तुम्हें ये लग रही है कि पार्टिकल रिटार्ड हुआ हो? देखो यहाँ पे पहले वेलोसिटी क्या हो गई? यस ये बढ़ी, फिर उसके बाद देखो कम हो गई, है ना? ग्राफ देखो। लग रहा है। ए ऑप्शन सही है ना? तो ऑप्शन इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होना चाहिए? ए। हाँ, इसका तो ए। इन्होंने कैसे डी कैसे दिया हुआ है? पार्टिकल विद कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ, यहाँ से यहाँ तक जो पार्टिकल है कांस्टेंट वेलोसिटी तक चला, द मोशन इज एक्सिलरेटेड। हाँ, उसके बाद मोशन एक्सिलरेट भी हुआ, एंड फाइनली द पार्टिकल मूव विद अनदर कांस्टेंट वेलोसिटी। ये भी ठीक है। Initially the slope is decreasing and ultimately the particle stop and finally obviously this started with some velocity. हाँ, तो ये तो है ही। अच्छा, तो देखो यहाँ पे मेन चीज क्या है? स्टॉप यहाँ पे कर। लिखा हुआ है कि सर्टेन वेलोसिटी और यहाँ पे लिखा हुआ है कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इनिशियली पार्टिकल के पास कैसी वेलोसिटी थी? कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इसका इसलिए आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। ठीक है, बाकी दोनों की चीजें ठीक है। ये वाली लाइन इसकी भी ठीक है और ये वाली लाइन इसमें भी ठीक है। तो मेन हमारे पास क्या है? द पार्टिकल स्टार्ट विद सर्टेन वेलोसिटी, जो कि गलत है। पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चला है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पांचवा बताओ। टी ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ क्या देता है? वेलोसिटी। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसका मतलब वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है। दोनों के लिए वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। क्या एक्सीलरेशन है? एक्सीलरेशन तो है नहीं, तो डी ऑप्शन तो कट गया। इन तीनों में से क्या हो सकता है? किसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है या सेम है? डी का। हम्म, बताओ भाई, सब बताओ, सब अपने अपने आंसर दो, एवरीवन। एबीसी में से क्या बचा? डी तो चलो तुम सबको पता है, डी तो नहीं होगा। एबीसी में से क्या होगा? ए फास्ट चल रहा है या बी फास्ट हम चल रहा है? पार्ट्स मूविंग विद सेम वेलोसिटी। सबका सी है। सी है। हाँ, तो क्या है? सबका स्लोप क्या है? सेम है। देखो, ये तो बहुत ही आसान सवाल था। क्यों? क्योंकि तुम्हें किसी का भी थीटा तो गिवन ही नहीं है कि किसका ज्यादा है या किसका कम है। तो तुम ऐसे अगर ड्रॉ करके भी देखो तो हर पॉइंट पे इसका थीटा क्या है? सेम है। तो ए बी से फास्ट चल रहा है, बी ए से फास्ट, ये तो हम कंक्लूड ही नहीं कर सकते। तो क्या है? तीनों किस वेलोसिटी से चल रहे होंगे? सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। छठा देखो क्या कह रहा है? एक पार्ट द फिगर shows the position of a particle moving on x-axis as a function of time। ठीक है, पार्टिकल की पोजीशन है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो बताओ कौन सा इक्वेशन ठीक है? द पार्टिकल हैज कम टू रेस्ट 6 टाइम्स। तो पार्टिकल इसने बोला है कि 6 टाइम रेस्ट पे आया है।
ये कह रहा है मैक्सिमम स्पीड है उसकी t इक्वल्स टू 6 सेकंड पे, तो t इक्वल्स टू 6 सेकंड ये है। तो मैक्सिमम स्पीड, स्पीड कैसे निकालते हैं, इसका स्लोप, यानी स्लोप क्या होगा x बाई टी। तो ये देखो 6 सेकंड में तो पार्टिकल कहाँ था, यहाँ पे, तो स्लोप क्या आ रहा है इसका, और बोला है वेलोसिटी रिमेन पॉजिटिव फॉर टी इक्वल्स टू 0 से 6 सेकंड, टाइम 0 से लेके 6 सेकंड पे जो है वेलोसिटी पॉजिटिव रही है, बोलो पॉजिटिव रही है भाई। नो मैम। ये डिक्रीज भी तो हो रही है ना पोजीशन, देखो फिर उठा, फिर यहाँ पे आके तो 0 ही हो गई डिस्प्लेसमेंट। द एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल पीरियड शो इन नेगेटिव, कौन सा लग रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट। मैम ए। ए, 6 बार पार्टिकल रेस्ट पे आया है, रेस्ट पे आने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट उसकी वेलोसिटी उस टाइम पे वो 0 पे है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूं, देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ पे तुम्हारा जो स्लोप है ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये कितनी टाइम है, 1 2 3 4 5, और ये कौन सा टाइम है, 6। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब आप ऐसे बनाते हो तो यहाँ पे स्लोप कितना हो जाता है तुम्हारा, 0, और स्लोप 0 होते ही तुम्हारा जीरो। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पार्टिकल की वेलोसिटी 0, जीरो। दैट मीन पार्टिकल किस पे है, रेस्ट पे। तो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। मैक्सिमम स्पीड बोली है 6 सेकंड पे, तो 6 सेकंड में पार्टिकल यहाँ है और यहाँ पे इसका स्लोप तो 0 है, तो ये तो इम्पॉसिबल है। पॉजिटिव ये भी इम्पॉसिबल है। एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव नहीं आएगी, क्योंकि कई बार पॉजिटिव भी आई है। तो इसका मेन अप्रोप्रिएट आंसर क्या है बच्चों, ए। एक बार चेक भी कर लेते हैं, बिल्कुल इसका आंसर क्या है, ए है। ठीक है, देखो ये लिख रहा है एट 6 सेकंड द वेलोसिटी विल नॉट बी मैक्सिमम एज द स्लोप एट दिस पॉइंट इज पैरेलल, क्योंकि इस पॉइंट पे स्लोप क्या हो जाएंगे तुम्हारे, 0 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इस लाइन, ये जो स्लोप है ये क्या है, एकदम पैरेलल आ गया है तुम्हारे इस वाली लाइन के, टी वाली लाइन के। तो 6 पॉइंट पे तुम्हारी वेलोसिटी 0 है, और ये आंसर था, इजी था ना, हो गया होगा। 7th करो। यस मैम। 7th को रहने दो, शायद इसमें टाइम लगे। 8th बताओ, 8th बताओ। इस पॉइंट पर आपकी जो एक्सिलरेशन है वो ग्रेटेस्ट है। तो देखो एक्स टी ग्राफ में जो आपकी कांस्टेंट एक्सिलरेशन का ग्राफ आता है, कांस्टेंट एक्सिलरेशन का, वो आता है पैराबोलिक। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे मुझे बताओ क्या होगा, ई पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे, बी या डी। एक यस चीज मैम। देखो, डी और मैम ए पॉइंट देखो, बोल। ए पॉइंट क्या शो कर रहा है, रिटार्डेशन, और डी क्या शो कर रहा है, एक्सिलरेशन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है तुमसे, एक्सिलरेशन, आंसर क्या होगा फिर इसका, ठीक है। तो इसका आंसर देखो क्या है, डी। और अगर डी, अगर पूछता आपसे क्या, रिटार्डेशन, तो आंसर क्या होता है इसका, ए पॉइंट। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। तो ग्राफ वाले क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत इजी तरीके के सवाल होते हैं, तुम लोग आराम से कर ले जाओगे। ये बता दो, 7th क्वेश्चन कर दो बस एक बार, 7th सवाल करो भाई कॉपी में।
डीपीपीज तो तुम्हें करा ही दूंगी, चाहे मुझे 15 मिनट की जगह 20 मिनट देने पड़े। डीपीपीज तो हम सॉल्व करके के ही जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे माइंड में एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो रहे कि करना क्या है। अब मैं 12th पढ़ाती रही, तुम 11th नहीं पढ़ पाए, तो 12th पढ़ाने का फायदा ही क्या। तो 7th सवाल करो। एक स्टोन को फेंका गया है, ड्रॉप्ड किया है विद ए बलून गोइंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो देखो स्टोन की वेलोसिटी भी क्या रहेगी, जो बलून की वेलोसिटी है। ठीक है, इफ द बलून वाज 60 मीटर हाइट व्हेन द स्टोन वाज ड्रॉप्ड, फाइंड द हाइट व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। तो सबसे पहले टाइम निकालो कि उस पत्थर को 60 मीटर को कवर करने में कितना टाइम लगा, और उतने ही टाइम में तुम्हारा जो बलून है वो 5 मीटर सेकंड से ऊपर उड़ेगा। तो टाइम निकालो कितना आएगा। ड्रॉप किया है ना, b इक्वल टू यू प्लस 80। यू कितना है, 5 मीटर सेकंड। मैम जी कितना लेना है इसमें? टाइम निकालिए ना, पहले टाइम चाहिए मुझे, सिंपल सी बात है, क्योंकि उतने ही टाइम में तुम्हारा बलून ऊपर उड़ेगा। तो टी निकालो, कैसे निकालोगे, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है तुम्हारे पास। क्या क्या है, एक्सीलरेशन की वैल्यू है 10, और स्टोन का इनिशियल वेलोसिटी कितना रहेगा बताओ। स्टोन का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, बोल हो गया सब। इतना बढ़िया सवाल था। क्या है सवाल में देखो, एक स्टोन को एक बलून से ड्रॉप किया गया है। मान लो तुम्हारा ये बलून है, ठीक है, जो ऊपर उड़ रहा है। अब यहाँ से तुमने इस स्टोन में से एक पत्थर ड्रॉप कर दिया। अब ये बलून कितनी ऊंचाई पे है, 60 मीटर की हाइट पे है, ठीक है। अब ये बलून तुमने थ्रो किया, तो अब इस बलून को आने में कितना समय लगेगा, वो निकाल लो। जितने समय में ये बलून ऊपर से नीचे आया, उतने समय में ये तुम्हारा जो बलून है ये क्या चला जाएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा। और टाइम डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इसकी कितनी है देखो, तो यूनिफॉर्म है तो 5 मीटर पर सेकंड। तुम्हें टाइम निकालना है, टाइम कैसे निकालोगे बोलो। डिस्टेंस 60। डिस्टेंस 60, टाइम कितना आया है, मैम 4। कौन सा फॉर्मूला लगाया, S is equal to ut plus 1/2 at square। वहां से क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। वेरी गुड, क्योंकि तुम्हारे पास एस भी है, यू भी है। एस की वैल्यू कितनी है, 60 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी करूं बताओ, जीरो तो नहीं जीरो। करती, क्यों, मैम हम 5। वाई एक्सिस का मोशन है ना। तो ये तुम्हारा बलून किस डायरेक्शन में है, हम एक्सीलरेशन सॉरी कितना हो गड़बड़ जाएगा, होगी। 10 टी स्क्वायर। तो जिस वेलोसिटी से तुम्हारा बलून मूव कर रहा है, उसी वेलोसिटी जिस, जब तुमने वहां पे ड्रॉप भी किया है ना, वो जब आता है जैसे जब ड्रॉप पे जीरो, जब तुमने किसी टावर से ड्रॉप की हो, क्योंकि वो टावर उड़ नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बलून से ड्रॉप किए तो बलून उड़ रहा है 5 मीटर सेकंड से। तो ये बलून की वेलोसिटी ही इसको मिलेगी, स्टोन को। तो कितना आया, 5 टी स्क्वायर। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो एस डाउनवर्ड पॉजिटिव और एक्सीलरेशन भी डाउनवर्ड पॉजिटिव। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, 5 की टाइम्स कट कर दो,
तो ये इक्वेशन आई है भाई, सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा टाइम। यहाँ से टाइम मिलेगा और इस टाइम को कहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसे इसके साथ 5 × t। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, एक बार इसका आंसर भी मैं मैच कर लेती हूँ। तो ये छोटी छोटी गलतियां तुम्हें नहीं करनी है। कौन सा सवाल था, यही तो था शायद। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7। 7 था। इसमें तो है ही नहीं, ये रहा। हाँ, तो ये लगा तुम्हारा t² - t -12। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू देखो कितना आया है, 4 आया है। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, ये इक्वेशन सेम हमारी भी यही आई है। अच्छा, ये 60 कितने 5 पे कितनी बार जाएगा, 12 टाइम्स जाएगा, सॉरी। ये 12 आएगा। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 12, इसकी वैल्यू कितनी आई, टाइम की वैल्यू 4 आ गई। तो ये इस टाइम में कितना ऊपर उड़ चुका होगा, 5 × 4 20 मीटर। और पूछा क्या है, when the stone if the balloon was dropped, find the height when the, हाँ तो हाइट पूछिए, टोटल हाइट। तो पहले कितनी दूरी पे था, 60 मीटर, और 20 मीटर और ऊपर चला गया, तो टोटल कितना आ गया, 80 मीटर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक मत करना सुरेंद्र कि यू को 0 ले लिया। वो 0 अब जब होगी, जब उसका फ्रेम खुद 0 होगा, जब फ्रेम खुद उड़ रहा है तो उसका वेलोसिटी वो हो जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चंस है, तुम एक बार घर से जरूर ट्राई करना। Yes, ma'am. क्लास के EMI, आज मैं शायद इसका लास्ट कराऊंगी ये। कल से फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, AC करंट्स। हाँ भाई, तुमने तो ये पढ़ा हुआ होगा ना, सबने पढ़ाया है। Rotation of a rectangular coil in a uniform field। बोलो क्या होगा इसमें, क्या हो रहा है इसमें, देख के क्या पता लग रहा है, आइडिया लगाओ। पढ़ा है तुमने, रिवीजन क्लास है। बोलो। कॉइल रोटेट कर रही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है। उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया तुमने, एक कॉइल को रखा। ठीक है, एक कॉइल है जिसका एरिया A है, नंबर ऑफ टर्न्स N है। अब उस कॉइल को फील्ड में रखा, तो ये फील्ड क्या, अभी ये कॉइल क्या करेगी, रोटेट करेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कहाँ पे रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में है तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये क्या होगी, कॉइल रोटेट करेगी। ठीक है, अब ये कॉइल क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो रोटेट करने के साथ साथ मुझे एक बात बताओ, क्या इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, बोलो। ठीक है बच्चे बताओ, क्या कॉइल के रोटेट होने से इसके साथ जो फ्लक्स लिंक है वो चेंज हो रही है, हम नहीं होगा। होगा क्यों। हम नहीं होगा। अच्छा,
मैम ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा ना एरिया। तीसरी चीज क्या होती थी इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ कॉइल क्या कर रही है, रोटेट कर रही है ना। चैप्टर का नाम देखो, रोटेशन ऑफ ए कॉइल इन अ यूनिफॉर्म फील्ड। तो फील्ड क्या कर रही है, ये तुम्हारी जो ये कॉइल है ये रोटेट कर रही है टाइम के साथ। तो ये रोटेट कर रही है तो इसका क्या चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। ठीक है, एंगल चेंज होने की वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस होगी, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और फ्लक्स क्या होगा, चेंज भी होगा, जिसकी वजह से क्या इंड्यूस होगा बच्चों, ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब फ्लक्स की फॉर्मूला क्या है, बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ देखो, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो बी एज इट इज रखा, एरिया एज इट इज तो एज इट इज रखा, थीटा चेंज हुआ। अब मान लो ये रॉड हमारी ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है, तो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में भी जब ये वाले क्वेश्चंस कराए थे, जब ओमेगा से घूमता है तो थीटा क्या निकालते हैं, किसी टी टाइम पे निकाल लो, कितना डिस्टेंस मूव करेगा किसी टी टाइम पे, ओमेगा टी। तो ये थीटा कितना हो गया तुम्हारा, कॉस ओमेगा टी हो गया किसी भी टी टाइम पे। तो यही क्या है तुम्हारी फ्लक्स, किसकी, कॉइल। अब मान लो इस कॉइल के पास कितने कॉइल, कितने टर्न्स है, एन टर्न्स है। इफ देर आर एन टर्न्स इन द कॉइल, अगर इस कॉइल के पास एन टर्न्स हैं तो तुम्हारी फ्लक्स कितनी हो जाएगी, बैन cos ओमेगा टी। अगर पहले फ्लक्स कितनी थी, बी ए ओमेगा टी। अब मैं बोल रही हूँ इफ कॉइल हैज, फ्लक्स में अगर मैं एन से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फ्लक्स लिंक है इस कॉइल के साथ, है ना, ये फ्लक्स लिंक है। अब क्या ये थीटा टाइम के साथ चेंज होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि अभी तो मान लो ये कॉइल इस डायरेक्शन में है, कुछ टाइम बाद ये कॉइल इस डायरेक्शन में आएगी, फिर ये कॉइल मूव करेगी, फिर ये कॉइल मूव करेगी, तो इस तरीके से ये कॉइल क्या होती रहेगी, मूव करती रहेगी टाइम के साथ। तो थीटा क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। इसका चेंज ही हमें क्या मिलेगा, ईएमएफ, यानी डी फाइव बाई डी टी। चेंज कैसे आएगा देखो, माइनस वी ए एन कॉस क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी का भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा। यही तुम्हारा क्या है, ईएमएफ। ये क्या है, ईएमएफ इंड्यूस। तो अगर सवाल आए कि रेक्टेंगुलर कॉइल है ऐसे घूम रही है, तो उसका हमें तुमसे पूछा जाए कि ईएमएफ निकालो, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, बी ए एन कॉस ओमेगा टी। और ईएमएफ पूछा जाए तो क्या लगाओगे, बी ए एन साइन ओमेगा टी। अब अगर इसमें मैं पूछूं कि मैक्सिमम ईएमएफ कितनी होगी, तो क्या मुझे बता सकते हो, ईएमएफ मैक्सिमम कब होगी, फॉर्मूले से देखो, साइन ओमेगा टी की वैल्यू जब कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर, राइट। तो वन। ये तुम्हारी ईएमएफ कितनी होगी, बी ए एन ओमेगा। तो मैक्सिमम ईएमएफ कितनी होगी, बी ए एन ओमेगा। ये दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड एट टाइम टी। अब देखो ये क्या है, यहां से तुम किसी भी टी टाइम के लिए क्या निकाल सकते हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू। ई नॉट मैक्सिमम है वो तो तुम निकाल ही लोगे बी एन ओमेगा करके, और किसी भी टी टाइम पे पूछा जाए तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, और अब देखो ईएमएफ अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो ईएमएफ क्या प्रोड्यूस करेगा, इंड्यूस्ड करंट। तो क्या करंट भी टाइम के साथ चेंज होगा, बोलो, क्या करंट भी चेंज होगा, मैम हाँ। ईएमएफ चेंज हो रही है तो ईएमएफ से की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, करंट। तो करंट भी समय के साथ चेंज होगा, और जो करंट समय के साथ चेंज होता है उस करंट को क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ से तुम्हारी शुरुआत हो गई ऑल्टरनेटिंग करंट की, कि करंट मेरा टाइम के साथ चेंज हो रहा है, जबकि डीसी करंट तो क्या कहता है, कांस्टेंट रहेगा टाइम के साथ।
तो इस तरीके का कुछ करंट मिला जब डिस्कवरी हुई कि देखा कि भाई करंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ऐसा करंट तो आज तक देखा ही नहीं। तो ऐसा करंट क्या मिला, अल्टरनेटिंग करंट। और ये कौन सा करंट है, इंड्यूस्ड करंट। अल्टरनेटिंग करंट बच्चों किस तरीके का करंट है, इंड्यूस्ड करंट है, जो कि कॉइल Induced. के रोटेट होने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। और वो करंट मुझे कैसा मिल रहा है, टाइम के साथ चेंज होता हुआ। कितना मिलेगा देखो, आई क्या होगा, V इंटू आर। आई की वैल्यू ये रही, V बाय आर। ईएमएफ कितना निकाला है तुमने, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसको किससे डिवाइड कर दिया, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसका है, उस कॉइल का, जो ये कॉइल क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, इस कॉइल का रेजिस्टेंस है आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तुम्हारा मैक्सिमम, ये आ गया करंट। मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा, जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई मैक्सिमम, ई नॉट बाय, आगे पढ़िए क्या कह रहा है। अब तुम्हें दिखाया हुआ है टाइम के साथ साथ जो प्लेन है वो किस तरीके का एंगल बना रहा है। ठीक है, प्लेन ऑफ द कॉइल नॉर्मल टू द फील्ड। जब प्लेन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल है, यानी थीटा कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है, थीटा 0 है। तो देखो तुम्हारे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या आई थी, NBA cos ओमेगा। ईएमएफ कितना आया है, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब देखो जब थीटा 0 है तो कॉस साइन 0 कितना हो जाता है, 0। तो ईएमएफ कितनी आई, 0। ईएमएफ इंड्यूस Zero. हुई नहीं, पर फ्लक्स कितना मिल गया तुम्हें, कॉस ओमेगा टी, यानी कॉस 0 कितना हो जाता है, मैक्सिमम वैल्यू। तो तुम्हें फ्लक्स कितना मिल Ma'am. गया, मैक्सिमम कितना, NBA। ठीक है, जब पैरेलल हो गई कॉइल तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो अब ये देखो थीटा 90 है, तो तुम्हारे पास साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। तो साइन 90 किसका है, ईएमएफ का। तो इस केस में ईएमएफ मैक्सिमम हो गई और फ्लक्स कितना हो गया, 0। दो। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, हर थीटा के टाइम से तुम्हें क्या दिया हुआ है, फ्लक्स और ईएमएफ की वैल्यूज दी हुई है। अब प्लेन, ठीक है, तो ये तुम्हारा फ्लक्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब रेशो पूछा है कि अगर आप मैक्सिमम फ्लक्स और मैक्सिमम ईएमएफ का रेशो करोगे तो क्या मिलेगा। देखो यहाँ पे इनका रेशो कर दो, मैक्सिमम हो जाएंगे तो कॉस ओमेगा टी भी 1, साइन ओमेगा टी भी 1। इनका रेशो कर दोगे तो क्या एक्स्ट्रा है, ओमेगा। तो इनका रेशो क्या देगा तुम्हें, Omega. एंगुलर वेलोसिटी। Angular velocity. और ये पूछा जाए कि किस थीटा पे मिलेगी ये ओमेगा, तो बताओ किस थीटा पे मिलेगा ओमेगा। यानी मैक्सिमम ईएमएफ को अगर मैक्सिमम फ्लक्स से डिवाइड करोगे तो ओमेगा मिलेगा, किस थीटा पे मिलेगा ये बताओ। किस पे मिलेगा, 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे फ्लक्स कितना आया, NBA बाय रूट 2। ईएमएफ कितना आया, NBA ओमेगा बाय रूट 2। इस पॉइंट पे साइन 45 डिग्री किसके बराबर होता है, cos 45 के। तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, सिर्फ ओमेगा की वैल्यू मिलेगी, कितने थीटा पे, 45 पे। ठीक है, मैम अब पर ये दोनों यही जो तुमने मैक्सिमम अभी तो तक नहीं होंगे फिर। क्या, मैम ये मैक्सिमम तो बोलो नहीं बोलो होंगे दोनों फिर 55 पे। है, नहीं 45 पे मैक्सिमम नहीं मैम होंगे। ये एक तो केस हो गया कि मैक्सिमम का, एक तो मैक्सिमम केस पे ओमेगा मिल जाएगा, है ना। और किस थीटा पे मिल सकता है, 45 डिग्री पे। तो ये दो केस हो गए, एक तो मैक्सिमम थीटा जब दोनों की वैल्यू मैक्सिमम है। अब दोनों की वैल्यू मैक्सिमम कब है, अलग अलग थीटा पे, है ना। अगर सेम थीटा पे पूछा जाए कि किस थीटा पे दोनों ओमेगा के बराबर होंगी, तो वो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री। ठीक है,
अब देखो Yes, यही ma'am. यहाँ पे बोला है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंजेस। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंजेस हो रही है ड्यूरिंग वन साइकिल, हर साइकिल में। देखो कैसे, पहले जीरो थी, फिर जीरो से कितना हो गया ओमेगा मैक्सिमम, फिर कितना हो गया जीरो, फिर जीरो से कितना हो गया माइनस एनबीए, फिर नेगेटिव में चला गया यानी मिनिमम। तो क्या हो रहा है कि हर साइकिल में तुम्हारी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या हो रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन जब चेंज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, और उसकी वजह से जो करंट मिलेगा, दिस करंट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। और यही तुम्हारा एसी जनरेटर है। एसी जनरेटर को अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज द सेम फिनोमिना, दिस इज द सेम इक्वेशन और एवरीथिंग वी विल यूज इन एसी जनरेटर। ठीक है, एसी जनरेटर में पढ़ने का एक्स्ट्रा कुछ जरूरत ही नहीं है, बस इतना पढ़ लो। और ये इसका आंसर बताओ। आंसर क्या आएगा इसका? Ma'am, B. इसमें क्या पूछा है कि फेज डिफरेंस बताओ किस किस के बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स जब कॉइल रोटेट कर रही हो और ईएमएफ के बीच में कितना फेज डिफरेंस रहेगा। जब एक कॉइल रोटेट करेगी तो कितना रहेगा। इनकी इक्वेशंस लिखो जो मैंने अभी तुम्हें लिखवाई है। एक में कॉस ओमेगा आ रहा है और एक में साइन आ रहा है, तो कॉस और साइन के ग्राफ में कितने डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। मैग्नेटिक Pi by फ्लक्स में 2. क्या आ रहा है कॉस, और ईएमएफ में कितना आ रहा है साइन। दोनों के ग्राफ में कितना डिफरेंस आता है, पाई बाई टू का। वेरी गुड। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आएगा, पाई बाई टू का। वेरी गुड भाई। ठीक है, ये करिए। फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स का तुम्हारे पास फॉर्मूला गिवन है इजीली। लगाओ फॉर्मूला। बोलो, वैल्यूज तो रखनी है सीधी। एन की वैल्यू कितनी है 20, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.1, एरिया कितना गिवन है। Ma'am, option D. ऑप्शन कौन सा ऑप्शन, डी। कॉस
थीटा क्या रखा है तुमने, वेगा टी, कॉस थीटा 60. कितना रखा है 60 डिग्री। देखो थीटा क्या है, इफ द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, यानी एक कॉइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री बना रहा है, बट एक्चुअली में थीटा क्या है, यहां पे पढ़ो, थीटा इज द एंगल, theta is the angle between perpendicular to the plane of the coil and the direction of magnetic field। तो कौन सा थीटा है ये, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कॉइल का परपेंडिकुलर एंगल और मैग्नेटिक फील्ड का। तो तुम्हें कौन सा गिवन है, इन द प्लेन वाला, है ना, प्लेन ऑफ द कॉइल बना रहा है, तुम्हें कौन सा चाहिए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो कैसे निकालोगे परपेंडिकुलर वाला, 90 माइनस 60 कर दोगे तो कौन सा एंगल आ जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिखो cos 30 डिग्री, ठीक है। हम sin 30 होगा ना? नहीं नहीं वो 90 मत करो, ये यही हो जाएगा बस, 90 माइनस 60 डिग्री कितना मिल गया, 30 डिग्री, क्योंकि प्लेन का तो एंगल निकालना है। प्लेन ऑफ द कॉइल अगर 60 डिग्री बना रहा है फील्ड के साथ और परपेंडिकुलर वाला निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस 60, 30 डिग्री। तो यहाँ से तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, 20 इंटू 0.1 इंटू 0.2 मल्टीप्लाई cos 30, cos 30 कितना होता है, √3/2। तो ये याद रखना, हमेशा तुम्हें कौन सा एंगल चाहिए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल विद द मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द कॉइल, परपेंडिकुलर याद रखो, प्लेन ऑफ द कॉइल नहीं चलेगा, परपेंडिकुलर चलेगा, ठीक है। तो इससे सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, 0.346। आ जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये याद रखना है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। अब ये वाला तो कर, ये बताओ, मैं ये पढ़ा भी चुकी हूँ, अभी अभी में पढ़ाया है। बोलो, ईएमएफ क्या फंक्शन ऑफ टाइम में अभी तुमने करा है, अरे बाबू, अभी ईएमएफ निकाला है फंक्शन ऑफ टाइम कैसे, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। किसी भी टी टाइम पे क्या निकाल सकते हो तुम, ईएमएफ निकाल सकते हो। ई नॉट क्या है, मैक्सिमम ईएमएफ, मैक्सिमम ईएमएफ कितनी थी E नॉट बताओ, ई नॉट तो है पर वैल्यू क्या है, बी ए एन ओमेगा, NBA। ठीक है, बी ए एन ओमेगा, दिस इज द मैक्सिमम ईएमएफ, ठीक है। ये अब देखो सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन क्या है, एक सेकंड चार्जिंग लगा देती हूँ, चार्जिंग खत्म हो गई। सेल्फ इंडक्शन देखो इतने, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है भाई, कि अगर आप किसी भी सर्किट में या किसी भी कॉइल में करंट को चेंज कर रहे हो और उस करंट को चेंज करने से क्या प्रोड्यूस हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन क्या है, किसी भी कॉइल में आपने क्या चेंज किया, करंट को चेंज किया, ठीक है। देखो लेंज लॉ पढ़ाया, फराडे लॉ पढ़ाया, तो यही तो पढ़ाया उसमें, क्या कि आपने मान लो करंट चेंज किया, ठीक है, करंट के चेंज होने पे बच्चों क्या चेंज हो जाएगा, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, राइट। फील्ड के चेंज होने से क्या चेंज होगा, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। और जब जब फ्लक्स चेंज होगी, जब जब फ्लक्स चेंज होगी तुम्हें क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ, राइट, इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट मिलेगा। बोलो सबको
सब लोग एग्री कर रहे हैं? तो मान लो तुम्हारे पास Yes, ये ma'am. कॉइल है और इस कॉइल में करंट आई फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में बोल रही हूँ कांस्टेंट है, और ये कॉइल रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड में। आई को मैंने बोला कि चेंज कर दिया, इंक्रीज कर दिया, किसी भी वैल्यू से बढ़ा दिया। अब मैंने जब इसमें आई बढ़ाया तो आई बढ़ाने से बच्चों क्या चेंज हुआ? फील्ड। ठीक है, फील्ड क्यों चेंज हुआ बताओ? इसके सेंटर पे कितना आएगा फील्ड की वैल्यू? कॉइल के सेंटर पे कितना आता है मैग्नेटिक फील्ड? फॉर्मूला बताओ। यू नॉट एन आई बाई 2a, यही आता है ना? तो देखो मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है? आई पे। अब आई चेंज कर दिया तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? बी पे, है ना? बी के चेंज होते ही फ्लक्स चेंज हो गया। तो यहाँ पर सेम चीज है क्या? अगर आप फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, ठीक है, फ्लक्स देखो करंट बढ़ाने से डायरेक्ट किस क्या बढ़ गया तुम्हारा? फ्लक्स। तो इसने बोला है कि फ्लक्स चेंज करने पर तुम्हारा करंट क्या होगा? चेंज होगा। और अगर आप ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दो तो ये बराबर हो जाएगा एल आई के। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा? मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहां से अगर तुम निकालना चाहो ईएमएफ, ईएमएफ क्या होता है बच्चों? डी फाइव बाई डी टी। D अगर phi इसका by dt. डिफ्रेंशिएशन कर दो, ईएमएफ कर दो इसका डिफ्रेंशिएशन, डी फाइव बाई डी टी, एल कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, यानी डिफरेंशिएशन किसका चेंज आया है? करंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एल डी आई बाई डी टी क्या है तुम्हारा? ईएमएफ। करेक्ट। एल क्या है तुम्हारा? इंडक्टेंस। एल इज व्हाट? इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस क्या है, किस पर डिपेंड करता है? ये देखो, इंडक्टेंस जो है एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, वी कैन टेल द इंडक्टेंस वैल्यू इवन इफ ए कॉइल इज नॉट कनेक्टेड इन अ सर्किट। तो जो इंडक्टेंस है वो ऑलरेडी किसकी कॉइल की ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, ऑलरेडी प्री डिसाइडेड रहेगा, आई पे डिपेंड नहीं करेगा। ये देखो, एल डज नॉट डिपेंड अपॉन करंट, तो करंट पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? ज्योमेट्री ऑफ लूप, यानी उसके शेप एंड साइज पे डिपेंड करेगा। कौन? इंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंडक्टर ओनली विल डिपेंड ऑन शेप एंड साइज बट नॉट ऑन द करंट। और कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या है इसकी? हेनरी। और किस से डिनोट करते हैं? एल से। तो एल यहाँ पे क्या है आपका? एल क्या है बोलो? कॉफिशिएंट ऑफ Inductance. सेल्फ इंडक्शन। कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अच्छा, इसका नाम सेल्फ क्यों रखा? क्योंकि देखो हमने कुछ भी नहीं किया, अपने आप ही करंट इंड्यूस्ड हो गया, बस आई को चेंज करने से ही इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट आ गया, इसलिए इसको क्या बोला है? सेल्फ इंडक्शन। ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ कि जब मैं करंट को इसमें प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट, वो किस तरीके से प्रोड्यूस होगा डायरेक्शन के लिए? इसका अपोज करेगा, जैसे कि लेंज लॉ ने बोला था, राइट? Yes, बोलो। ma'am. लेंज लॉ ने क्या बोला था कि जो मुझे प्रोड्यूस करेगा मैं उसका अपोज करूंगा। अब बताओ, अगर मैंने करंट को बढ़ा दिया तो इंड्यूस्ड करंट क्या करना चाहेगा? इसको सपोर्ट या अगेंस्ट? मैंने इंड्यूस करंट मैंने I'm against it. हाँ, मैंने करंट इंक्रीज कर दिया तो इंड्यूस करंट क्या करेगा? इसको Decrease. हम गद्दारी करें. इसको घटा देगा, है ना? इसको क्या करेगा? कम कर देगा। तो उसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाएगी, ये याद रखो। यहाँ पे डायरेक्शन तुम किससे निकाल सकते हो? करंट की डायरेक्शन से। मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत भी नहीं पड़ी। अगर करंट बढ़ रहा है, करंट की डायरेक्शन बढ़ रही है, तो इंड्यूस करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है। अब ये देखो, सेल्फ इंडक्टेंस Yes, है ma'am. सोलिनॉइड का। अगर क्वेश्चन आता है कि सोलिनॉइड है, इसका आप मुझे निकाल के बताओ सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू, यानी एल की वैल्यू निकाल के बताओ, तो कैसे निकालोगे? बोलो।
भाई सिंपल सी बात है, तुमने अभी फ्लक्स निकाला है कैसे, एल आई से, दिस इज योर फ्लक्स, क्या, एल आई, और फ्लक्स क्या होता है, बी ए, है ना। मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड का कितना होता है, तुम लोगों ने निकाला है, म्यू नॉट एन आई, राइट। तो बी की जगह Not क्या रख an दो, I. म्यू नॉट एन आई एरिया इक्वल्स टू एल आई। अच्छा मुझे ये बताओ, ये एन क्या है, स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन क्या है बच्चों, Number of turns. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, Length. ठीक है, हाँ, पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब देखो ये फ्लक्स है एक, अब मेरे पास क्या है, ये एक टर्न के लिए है बी इंटू ए। अब सोलिनॉइड है तो सोलिनॉइड में नंबर कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्न सपोज करो एन है, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्लक्स को, यानी फाई एन, तो एन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इस एन को क्या रखो, स्मॉल वैल्यू में, तो ये कैपिटल एन किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल एन एल, तो ये क्या हो गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल इक्वल्स टू एल आई, आई से आई कैंसिल हो गया, इंडक्टेंस कितना आ गया यहाँ से, म्यू नॉट एन स्क्वायर, एरिया इंटू एल को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम, है ना, Volume. वॉल्यूम। तो इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम कितना आ गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर, ठीक है। तो इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम कितना आया है, म्यू नॉट एन स्क्वायर, किसके लिए, सोलिनॉइड के लिए, कुछ नहीं करा, फ्लक्स इक्वल्स टू एल आई, इंडक्टेंस वाले फॉर्मूले से, पुराने फॉर्मूले से फ्लक्स कितना आता है हमारे पास, बी डॉट ए, अगर एक कॉइल है तो, अगर ज्यादा कॉइल है तो हम नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही किया है, और बी को वैल्यू रख दी म्यू नॉट एन आई विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इस कैपिटल एन को भी स्मॉल एन में कन्वर्ट कर लेंगे विच इज इक्वल टू स्मॉल एन एल, वही क्या है, बोलो समझ आया। Yes, ma'am. ठीक है, आगे देखो इन्होंने क्या किया है, फ्लक्स इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, अब इन्होंने एरिया की वैल्यू रख दी यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, और कुछ नहीं किया, ठीक है, इससे घबराना मत, अगर रेडियस के टर्म्स में पूछा जाए तो एरिया की वैल्यू रख देना पाई आर स्क्वायर, अगर नहीं तो ये तुम्हें बस ये जनरल इक्वेशन ये याद रहनी चाहिए, दिस इज द जनरल इक्वेशन, एरिया पूछा जाए एरिया की वैल्यू रख दो, जो पूछा जाए वो निकाल सकते हो, इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको नोट कर लो, कर लिया। इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर बताओ, मैम जिसके अंदर करंट इंड्यूस होता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. हाँ देखो अभी हमने देखा इंडक्टर का काम क्या होगा कि जैसे ही करंट को तुम जैसे ही करंट चेंज होगा, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा, इंड्यूस्ड करंट का काम क्या रहेगा, उस करंट को अपोज करना, है ना, अगर करंट बढ़ा तो उसको डिक्रीज कर देगा, और अगर डिक्रीज करेगा तो उसको इंक्रीज कर देगा, वही चीज है इसमें, इंडक्टर का काम क्या है, इंडक्टर में करंट के चेंज होने पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी जो कि एक करंट को इंड्यूस करेगी, और करंट इस तरीके से इंड्यूस्ड होगा कि वो उसका अपोज करेगा, इसी को क्या बोला गया है, इंडक्टर। इंडक्टर की यूनिट क्या होती है, वही हेनरी, और इसको इंडिकेट किस तरीके से करते हैं हम लोग, इस वाले सिंबल से, यानी एक सोलिनॉइड के सिंबल से, ठीक है, क्योंकि इंडक्टर कुछ नहीं होता, एक नंबर ऑफ कॉइल्स का से ही बना हुआ एक सब्सटेंस है, ठीक है, एक डिवाइस है, डिवाइस। अब देखो ये है आरएल सर्किट, आरएल सर्किट पढ़ा है, सर ने कराया होगा, रिवीजन क्लास है, बोलो पढ़ा है ना आरएल सर्किट, हाँ जी, ये कौन सा
तो आरएल सर्किट में क्या लेते हैं हम लोग, एक इंडक्टर लेते हैं और एक रेजिस्टेंस लेते हैं, राइट। अब देखो अगर आरएल सर्किट लगा हुआ है तो क्या करंट उसमें एकदम से मैक्सिमम वैल्यू पे जा सकता है? इंडक्टर है, इंडक्टर क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। तो सर्किट में जो करंट है वो मैक्सिमम वैल्यू पे इमीडिएटली नहीं पहुंचेगा। इसलिए इसका टॉपिक का नाम क्या है, ग्रोथ ऑफ करंट इन आरएल सर्किट, है ना। कि करंट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू पे एकदम से इमीडिएटली नहीं पहुंचेगा। कब पहुंचेगा, धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि इंडक्टर क्या कर रहा होगा, करंट का क्या कर रहा होगा, अपोज, है ना। इंडक्टर अपना खुद का एक करंट अपलोड। बना रहा है, इंड्यूस्ड करंट। इंडक्टर खुद का एक करंट बना रहा है जो कि उसके करंट को अपोज करेगा। तो करंट को अपोज करेगा तो करंट एकदम से मैक्सिमम पे तो जाएगा ही नहीं, बेचारा धीरे 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 मैक्सिमम पे जाएगा। अच्छा अब एक बार बताओ, अगर एक बार करंट मैक्सिमम पे हो गया फिर क्या होगा? एक बार करंट मैक्सिमम हो गया तो इंडक्टर का काम क्या रह जाएगा? मैम पॉज करेगा उसको। इंडक्टर का कोई काम ही नहीं रह जाएगा। जब एक बार करंट मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया तो करंट चेंज ही नहीं होगा, और करंट चेंज नहीं होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ भी नहीं आएगी। तो करंट जब मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया तो देयर विल बी नो इंड्यूस्ड करंट। तो इंडक्टर का काम जीरो हो गया, इंडक्टर को आप निकाल के फेंक दो, कि मतलब सर्किट में से इंडक्टर हटा दो। कब? पर वो कब होगा, जब आपको बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, या आप बोले तो टाइम कितना हो गया, इनफाइनाइट टाइम हो गया। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम पे क्या हो जाएगा, आपका करंट जो है मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा। अब मैक्सिमम करंट जाते ही इंडक्टेंस की वजह से कोई भी इंड्यूस्ड करंट नहीं प्रोड्यूस्ड, नो इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं आएगा। तो वही यहाँ पे बताया है कि करंट किस वैल्यू से इंक्रीज होगा, केवीएल लगाया है। केवीएल लगाने के बाद क्या किया है, आपको वैल्यू बताई है कि जो करंट है वो किस रेट से बढ़ेगा, इस रेट से, आई इक्वल्स टू ई बाय आर, 1 - E R/L T। ठीक है, ई बाय आर क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम करंट। ई बाय आर क्या है, मैक्सिमम करंट। अब देखो एक बार सर्किट देखो, ई बाय आर कब आएगा, जब इंडक्टर को आप हटा दोगे, राइट। आई की वैल्यू कितनी होती है, वी बाय आर। इंडक्टर को हटा दिया तब करंट कितना मिला तुम्हें, वोल्टेज ईएमएफ और ये रेजिस्टेंस आर, वी बाय आर। तो यही है तुम्हारा मैक्सिमम करंट। कब? जब इंडक्टर को रिमूव कर दो, इंडक्टर की कोई जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, अब देखो आई नॉट आ गया, और ये किस वैल्यू से इंक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियली -R/L, टाउ। ठीक है, टाउ को क्या बोलते हैं बच्चों, टाइम कांस्टेंट। टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मैं कहूं कि टाइम कांस्टेंट मेरा किसके बराबर हो जाए, L/R के बराबर हो जाए, तो मेरे इस सर्किट में करंट कितना होगा, कोई बता सकता है? R/L, टाउ किसके बराबर है, देखो L/R के। आई कितना हो गया, 1 - E⁻⁻1। E⁻⁻1 को क्या लिख सकते हो, 1/E। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.37। तो यहां से तुम्हारा करंट कितना आ गया सर्किट में, 0.63 आई नॉट। तो सर्किट में करंट मैक्सिमम वैल्यू का जब 63% हो जाएगा, उस टाइम पे तुम्हारा टाइम कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, L/R के। ये लिखा, द क्वांटिटी L/R इज कॉल्ड द टाइम कांस्टेंट डिनोटेड बाय टाउ। ठीक है, और इस टाइम पे सर्किट में करंट कितना हो जाएगा, 63% ऑफ द फाइनल करंट। तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, अगर पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट, कितना है, L/R। ये याद करो, तुम्हें इसका डेरिवेशन समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई नीड नहीं है। बस एक बार ये ग्रोथ की जो इक्वेशन है ये याद कर लो कि करंट किस तरीके से ग्रो होगा। आई इक्वल्स टू आई नॉट विच इज मैक्सिमम करंट, 1 - E⁻⁻R/L, टाउ। टाउ किसके बराबर है, L/R। बोलो, क्लियर है यहाँ तक?
और इस पीपीटी में 2 क्वेश्चंस और हैं, एक यस बार इन मैम। 3 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं होंगे तो कल वाली क्लास जो होगी उसमें मैं सॉल्व करा दूंगी। एक सेकेंड। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं। पढ़ के आना, थोड़ा रिवाइज करके आना 11th का भी। सी यू एवरीवन, बाय। अब तो नेटवर्क सही आ रहे हैं भाई।